हेलो बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक ही टॉपिक बचा इस चैप्टर का, कौन सा है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल कंपनी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एक सेपरेट एंटिटी है, लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है। तो डेफिनेशन इसी से निकल कर आएगी, फीचर से ही, कि इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। अगर हम बात करते हैं डिटेल में, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? इसका The Companies Act 2013, उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 वो ये कहता है कि अ कंपनी मीन्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में या इस कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुई है तो उसे हम कहेंगे कंपनी। बहुत ही इजी डेफिनेशन है कि अ कंपनी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड और विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हुई इसकी? अ कंपनी मीन्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और under any other previous company law। आसान है ना याद करनी? लिख ले। A company means company incorporated under this act or any other previous company law। तो होता क्या है, जो कंपनी होती है ना उसकी कैपिटल बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है। बहुत लाखों करोड़ों की कैपिटल है, वो स्मॉल 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 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसे हम कहते हैं शेयर्स। इसीलिए मैंने कहा था ना ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 12th में आपकी पूरी जो एक बुक है वो कंपनीज पर ही है। जैसे 3 बुक्स हैं 12th में अकाउंटेंसी की। एक बुक है जो पार्टनरशिप पर है, जिसमें पार्टनरशिप की थ्योरी काम आने वाली है। दूसरी बुक है जो कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है, जिसमें इसकी थ्योरी काम आने वाली है। तो सोचो अभी 2 टॉपिक हैं, 12th में तुम कितने बड़े हो जाओगे कि 2 किताबें बन जाएंगी। देख रहे हो कितने बड़े होने वाले हो तुम। तो वो जो छोटे छोटे शेयर्स हैं उन्हें हम कहते हैं शेयर्स। ठीक है, तो जो लोग भी वो शेयर्स लेते हैं वो उतने पोर्शन के ओनर बन जाते हैं। तो कंपनी को जो गवर्न करता है वो करते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स, गवर्निंग बॉडी। वो गवर्निंग बॉडी डायरेक्टर्स की होती है। ठीक है, तो कंपनी जो है उसको चलाता कौन है? डायरेक्टर्स। लेकिन उसमें पैसा बहुत सारे लोग लगाते हैं, जनरल पब्लिक भी लगाती है। अगर मैंने उस कंपनी के शेयर्स लिए, एक शेयर मान लो 100 रुपए का है, मैंने 2 शेयर्स लिए, तो मैं 200 रुपए की ओनर हूँ उस कंपनी में। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम पढ़ेंगे अब। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? जो क्रिएट किया हुआ है, जो एक नॉर्मल पर्सन के जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल पर्सन के जैसे डील कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि दे कांट ब्रीथ, कंपनी कांट ब्रीथ, जैसे हम लोग ब्रीथिंग कर सकते हैं। बाकी दिमाग जैसे हमारा है, कंपनी के पास भी अपना दिमाग है। हालांकि कंपनी का जो दिमाग है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? लोगों से। ठीक है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। हाँ, कंपनी खाना नहीं खाती ऐसे जिसे हम खाते हैं। ठीक है ना?
बट कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब हो गया कि कंपनी कैन डू ऑल द, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, कंपनी के ऊपर लोन भी हो सकता है, कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, ये सब कंपनी कर सकती है। बस हमारे जो बेसिक थिंग्स हैं, खाना पीना सोना, ये नहीं करती कंपनी, इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या कहा था कि कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर टू सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटीज, दे कांट क्लब ईच अदर। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, और इसी सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा एक शेयर 100 रुपए का है, मैंने कंपनी को उसमें से 70 रुपए पे कर दिए, ठीक है, 30 रुपीज देने बचे, मेरे पास 2 शेयर्स हैं, तो मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स कंपनी या टुवर्ड्स क्रेडिटर्स जो भी होंगे सिर्फ 60 रुपीज की होगी, क्योंकि मेरे पास 2 शेयर्स हैं, 70 रुपीज में पे कर चुकी हूँ, 30 रुपीज पे नहीं किए, तो 30 इंटू 2 60 रुपीज, सिर्फ 60 रुपीज की लायबिलिटी ही होगी। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी है। मेरे पास अपनी कितनी भी प्रॉपर्टी हो, मेरी प्रॉपर्टी कैन नॉट यूज बाय दैट कंपनी, क्योंकि मैं तो एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने हो सकता है 10 कंपनीज में कर रखा हो पैसा इन्वेस्ट, तो अब 10 की 10 कंपनीज के ऊपर अगर कुछ लोन है तो मेरी वो ड्यूटी होना है, मैंने अपनी ड्यूटी पे कर रखी है। तो ये फायदा है हमारे लिए कि लिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है। फिर फॉर्मेशन, कंपनी की फॉर्मेशन आसान नहीं है। कंपनी की फॉर्मेशन सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसे नहीं है, मन किया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मन किया खत्म कर दिया, पार्टनरशिप में मन किया बिजनेस स्टार्ट किया, मन किया खत्म कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में परपेचुअल सक्सेशन होती है, उसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी मॉडरेट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। पार्टनरशिप में भी तुमने देखा कितना सिंपल सा प्रोसेस है, बट कंपनी का प्रोसेस अच्छा खासा है। एक सिंपल पर्सन तो कंपनी फॉर्म ही नहीं कर सकता। मेरा मन करे ना आज मैं कंपनी फॉर्म करूं, मैं नहीं कर सकती ऐसे। मुझे एक सीए की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक सीएस की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई मेरी कंपनी फॉर्म कर दो। ठीक है, तो कंपनी फॉर्म करना, फॉर्मेशन इज डिफिकल्ट, और यही हमारा इसका एक लिमिटेशन है कि कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन है ये। ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, यही इसका मेरिट भी है कि परपेचुअल सक्सेशन इसमें हो जाता है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो उसके लीगल हीयर्स को वो शेयर्स मिल जाएंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। डायरेक्टर्स में डेथ हो गई तो दूसरा डायरेक्टर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो रहेगी, कंपनी रहेगी। सारे डायरेक्टर्स मर जाएं, सारे शेयर होल्डर्स मर जाएं, तब भी वो कंपनी रहेगी, क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कि किसी का भी कोई लीगल हियर नहीं होगा, इतने लाखों लोग होते हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कंपनी की एग्जिस्टेंस तब तक रहेगी जब तक ऑफिशियली कंपनी को बंद ना किया जाए। इसीलिए हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन भी है, और कंपनी में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत इजी है। मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स हैं, मैं हो सकता है तुम्हें एज अ गिफ्ट दे दूं, हो सकता है मैं तुम्हें बेच दूं। ये जो आए दिन शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ही तो हो रहा है। मेरे पास शेयर्स हैं, तुमने लिए, तुमसे इसने लिए, इससे इसने लिए, इससे इसने लिए, ऐसे हो गया। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी इजी। कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल कौन कर रहा है कंपनी को? इतनी बातें सुन के क्या समझ में आया? हु इज कंट्रोलिंग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स इलेक्ट किए गए हैं टू रन दैट बिजनेस, उस बिजनेस को रन करने के लिए जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट किए गए हैं, उन्होंने टॉप मैनेजमेंट बनाई। टॉप मैनेजमेंट ही है जो पूरा कंट्रोल कर रही है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका कंट्रोल, और ये सारे बहुत ही एफिशिएंट पर्सन होते हैं, स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, तो इसीलिए इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। बट क्योंकि बहुत मेजर डिसीजंस के लिए उनको एनुअल जनरल मीटिंग में अपने सारे शेयर होल्डर्स की वोटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि
एनुअल जनरल मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अलग अलग सबके लिए रेजोल्यूशंस पास होते हैं डिसीजंस के लिए, कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन। ये सब कुछ जब कंपनी लॉ पढ़ते हो हायर स्टडीज में तब पढ़ते हैं कि कौन सा डिसीजन के लिए कौन सी मीटिंग की ज़रूरत है और कौन से रेजोल्यूशन की ज़रूरत है। लेकिन इतनी कई बार लॉन्ग प्रोसेस है कि हमारे डिसीजन मेकिंग में डिले भी हो जाता है और सीक्रेसी भी मेंटेन नहीं रह पाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लायबिलिटी की। तो मैंने आपको बताया कि लायबिलिटी हमारी लिमिटेड होती है। ठीक है, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी का कोई स्कोप ही नहीं होता। कॉमन सील, अब अगर सोल प्रोप्राइटर है तो हर जगह उसके साइन चलेंगे। अगर पार्टनरशिप है तो या तो सारे पार्टनर्स के साइन चलेंगे या वो अपनी साइनिंग अथॉरिटी पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देते हैं कि कौन हमारी साइनिंग अथॉरिटी होगा, फर्स्ट साइनिंग अथॉरिटी, सेकंड साइनिंग अथॉरिटी, ऐसे करके वो डिसाइड कर लेते हैं कि मान लो किसी को पेमेंट करनी है, चेक साइन करना है, तो सारे पार्टनर्स नहीं अवेलेबल हैं, तो ऐसे में कौन साइनिंग अथॉरिटी है। बट अब कंपनी में क्या करें, डायरेक्टर्स को साइनिंग अथॉरिटी बनाएं, बट उसके साथ ही साथ वो जो साइन हो रहे हैं, बट कॉमन सील इज द मेन साइन, इट शोज दैट दिस इज द मेन सिग्नेचरी ऑफ द कंपनी। कोई भी साइन वैलिड नहीं होंगे अगर उस पर कॉमन सील नहीं है। तो कॉमन सील जो है ये बेसिकली, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है ना, ये खुद से तो साइन नहीं कर सकती ना, तो इसने अपनी साइन के लिए एक कॉमन सील बनाई है जो एक एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद ही कोई डॉक्यूमेंट हम किसी सिग्नेटरी अथॉरिटी के साइन के बाद चलता है, यानी कि कॉमन सील हर डॉक्यूमेंट पे होनी ज़रूरी है। ठीक है, रिस्क बियरिंग मैंने बताया ही आपको कि रिस्क बियरिंग में तो है ही सिंपल कि रिस्क जो है वो कंपनी के ऊपर रिस्क है, जो भी है, शेयर होल्डर्स पे कोई रिस्क नहीं है। फिर इसमें स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा रहता है क्योंकि कंपनी है, कंपनी के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, कंपनी रजिस्टर्ड होनी ज़रूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई कंपनी ओपन ही नहीं हो सकती है। अब अगर ओपन ही नहीं हो सकती, एक रजिस्टर्ड फर्म को तो इजी होता है लोन लेना बैंक वगैरह से भी, इन्वेस्टमेंट्स करना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, डील करना, सब कुछ आसान हो जाता है। व्हेन यू आर रजिस्टर्ड कंपनी ना, तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें, तो उनके लिए एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है। बट लिमिटेशंस में क्या आता है, वर्क कल्चर वहाँ का बड़ा इम्पर्सनल है। भाई हमने कहा जॉइंट हिंदू फैमिली में तो हमारा पॉइंट ही था मेरिट में लॉयल्टी एंड कॉपरेशन था ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी मेन ऑब्जेक्टिव ही सर्विस मोटिव था। सोल प्रोप्राइटरशिप में वो अकेला पर्सन है, अब अगर मेरे साथ जो भी काम कर रहा है उसका मेरे से डायरेक्ट बॉन्ड है, तो मैं उनकी प्रॉब्लम समझूंगी और मेरी प्रॉब्लम समझेंगे, तो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग होगा क्योंकि मैं अकेले रन करने वाली हूँ। पार्टनर्स में भी ज़्यादातर पार्टनर्स भी लिमिटेड नंबर हैं, तो वो लोग भी एक पर्सनल बॉन्ड बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत कॉरपोरेट कल्चर हो जाता है। जैसे ही आप कंपनी फॉर्म करते हो तो एक कॉरपोरेट कल्चर होता है, और तुम लोगों ने ये सुना ही होगा आजकल से, भैया कॉरपोरेट कल्चर बहुत खराब है, मस्ती तो बहुत है लेकिन वो मस्ती दिखने की होती है, बहुत काम है वहाँ पे, काम से मतलब है सबको। किसी भी कॉरपोरेट में काम करने वाले इंसान से बात कर लो, वो यही कहेगा भैया कॉरपोरेट में ना उन्हें सिर्फ काम से मतलब है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो वही है कि इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट है। ठीक है, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बहुत रेगुलेशंस पे काम करना पड़ता है। कंपनी का जो ऑडिट है वो ऑडिट इतना ज़्यादा होता है कि उस ऑडिट मतलब इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स, उसके लिए इतने सारे रेगुलेशंस हैं, डिस्क्लोजर के लिए इतने सारे रेगुलेशंस हैं कि ये डिस्क्लोजर करना ज़रूरी है, ये रिपोर्ट्स मंथली देनी ज़रूरी हैं, ये क्वार्टरली देनी ज़रूरी हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी इनकम टैक्स रिटर्न अलग भरो, कॉर्पोरेट टैक्स, बहुत सारी तरह की रिटर्न्स हैं। तो बेसिकली आपको वोटिंग में कौन आया कौन नहीं आया, कितना कोरम था, मतलब कितने लोग प्रेजेंट थे, बाकी लोग नहीं आए, फिर उस मीटिंग के पहले का एजेंडा, फिर मीटिंग में वो एजेंडा डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो रिजल्ट्स क्या निकले, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, भाई साहब बहुत काम है। तो न्यूमरस रेगुलेशंस हैं, और इसी वजह से कई बार हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो ही
पता लगता है कि उन्हीं में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो बड़ी मुश्किल है क्योंकि इतने सारे लोग हैं। फिर एक जो बहुत बड़ी लिमिटेशन है वो है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स कौन है? डायरेक्टर्स वो हैं जिनको चुना गया कि आप कंपनी की बागडोर संभालो, ठीक है, कंपनी की बागडोर संभालो, यानी कि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। इनडायरेक्टली वो ओनर्स ही हो गए, डायरेक्टली वो ओनर्स नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो तो उनको काफी सारे, उनके पास ऑटोक्रेटिक डिसीजन टेकिंग पावर आ जाती है। They take decision on behalf of company, they take decision on behalf of shareholders, and they enjoys all the benefits to exercise their power. तो ये एक प्रॉब्लम आती है कि शेयर होल्डर्स को हम कह रहे हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर होल्डर्स ज़रूरी नहीं हैं कि, क्योंकि एक्चुअली में ओनर तो शेयर होल्डर्स ही हैं लेकिन उनको रिप्रेजेंट डायरेक्टर्स कर रहे हैं, तो बट शेयर होल्डर्स तो आते जाते रहते हैं। तो डायरेक्टर्स ही हैं जो वर्चुअली सारे राइट्स एंजॉय कर रहे हैं मेजर डिसीजन लेने के, कुछ अच्छा हुआ तो उसका क्रेडिट लेने के, इनफैक्ट अगर कुछ बुरा हुआ तो उसका ठीकरा भी उन्हीं के सर फूटता है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका ठीकरा भी उन्हीं के सर फूटता है, मतलब दे आर लायबल फॉर एनी रॉन्ग डिसीजन ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है टाइप ऑफ कंपनीज। दो तरह की कंपनी होती हैं, एक है पब्लिक कंपनी, एक है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, एक है पब्लिक कंपनी, एक है प्राइवेट कंपनी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पब्लिक कंपनी जो होती है वो एक बड़े लेवल की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी स्मॉल लेवल कंपनी है। जैसे कि अगर हम मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम मेंबर्स तो दोनों में ही 2 हैं, ठीक है ना, नहीं सॉरी, इसमें 7 होते हैं और मिनिमम मेंबर्स इसमें 2 हैं। इसमें मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, जितने मर्जी शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जबकि यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर्स 200, 50 तो पार्टनरशिप में होते हैं, गलत लिखा है 200। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 हैं जबकि इसमें 2 हैं, वो भी कुछ और लिखा है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मतलब एक मेंबर्स का रजिस्टर बनाना कि किस कौन कौन हमारी कंपनी के मेंबर्स हैं। तो एक पब्लिक कंपनी को वो कंपलसरी है मेंटेन करना, इसका नॉट कंपलसरी है। करो तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, बट नहीं भी करोगे तो इट्स ओके। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का पूरा लिस्ट आउट तैयार रखना कि हमारी कंपनी को किसने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इनके लिए कंपलसरी है, वो मैं इनके लिए नहीं है, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बताओ क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नो रिस्ट्रिक्शन। और प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन है। अरे तो कॉमन सेंस से भी तो बताओ, पढ़ लिया क्या होता है? क्योंकि इसमें मेंबर है ना कि 200 ही मेंबर्स हैं, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आपको ट्रांसफर करने से पहले कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो ट्रांसफर करने का जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस में कंपनी को लूप पे लेना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने मर्जी शेयर इधर से उधर करो। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड है ना, जितने मर्जी बेचो। आपके पास 50 शेयर से आपने 30 बेच दिए तो 20 रख लिए, आपने 50 शेयर 10-10 5 लोगों को बेच दिए, डजंट मैटर। ठीक है ना। फिर इनविटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्राइब शेयर्स। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? किस इसमें कर सकते हैं? हाँ, इसमें कैन इनवाइट, इसमें कैन नॉट, क्योंकि फिर वही वाली बात आएगी ना, एक लिमिटेड मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट कंपनी लिखना जरूरी होता है। जैसे कि ABC प्राइवेट कंपनी है तो उसको लिखना जरूरी है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जबकि इसको ABC कंपनी लिमिट लिखेंगे तो भी चलेगा, ABC एंड कंपनी चलेगा, लेकिन ABC एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इसको प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी होता है, जबकि इसको जरूरी नहीं होता। तो अब किसी भी कंपनी के नाम से तुम पहचान जाओगे कि वो प्राइवेट है या पब्लिक है। नॉट कंपल्सरी, ये लिखना कंपल्सरी नहीं है, इसके लिए कंपल्सरी है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से हमने सारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर ली हैं। समझ में आया? तो इस तरह से हमने सारी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर ली हैं। ठीक है, अब बस लास्ट टॉपिक है कि विच फॉर्म शुड बी सिलेक्टेड। इतनी सारी फॉर्म में से कौन सी फॉर्म हमें चूज करनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक इज कि जितने भी हमने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हैं ये 5, इनमें से इनका अगर कंपैरिजन करें, अभी हम ये नहीं कह रहे कौन सी बेस्ट है, क्योंकि हर एक के अपने अपने फीचर्स हैं, हर एक के अपने अपने मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फॉर्म बेस्ट है। अभी तो एक कंपैरेटिव व्यू लेते हैं। जैसे कि अगर फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये मिनिमम लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इजी है, इजीएस्ट है ये। लेकिन पार्टनरशिप में देखें तो ये भी इजी है, क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, ऑप्शनल है ना, बोल सकते हो ऑप्शनल है ना, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, कुछ है ही नहीं, कुछ बात ही नहीं है इसमें, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई वो नहीं है, तो बहुत इजी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो थोड़ा सा मॉडरेट हम कह सकते हैं। और ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो बात है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और लेंदी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, मेंबर्स की बात करें तो इसमें ओनली मेंबर, इसमें 2 और मोर, और इसमें वही कि अगर पार्टनरशिप एक्ट है तो 100, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट है तो 20, 100 और 50। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया तो आप 50 ही लिखोगे हमेशा।
जब तक आपको स्पेसिफिकली पूछा ना जाए आप इन दोनों को नहीं लिखोगे, ठीक है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं तो आप 50 लिखोगे। और क्योंकि आप लोगों का पेन पेपर टेस्ट है तो इस बात का ध्यान रखो कि एमसीक्यूज में भी लिख दो 50 के ऑप्शन टिक करके, फिर ये बात लिख दो कि एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, क्योंकि ये लेटेस्ट है, ठीक है। इसमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो चाहिए। एक एल्डेस्ट हो, एल्डेस्ट तो तभी बनेगा ना जब वो 2 मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एटलीस्ट 10 अडल्ट मेंबर्स, ठीक है। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और इसमें तो हमने पढ़ाई अभी कि मिनिमम 2 और प्राइवेट में मैक्सिमम कितने हैं 200 और पब्लिक में ठीक है ना। कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसमें लिमिटेड, पार्टनरशिप में लिमिटेड ही है, ठीक है ना। बस मोर देन सोल प्रोप्राइटर है। जॉइंट हिंदू फैमिली में सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जितनी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो सारी है। कोऑपरेटिव में भी लिमिटेड है। क्यों? इसमें तो बहुत ज्यादा सोर्सेज है हमारे पास, लार्ज फाइनेंस। एक कंपनी में तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लार्ज फाइनेंस रिसोर्सेज हैं, ठीक है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड, जब तक हमारी डीड में ना मेंशन हो अनलिमिटेड। जॉइंट हिंदू फैमिली में हाँ कर्ता की लिमिटेड है और बाकी सबकी कर्ता की अनलिमिटेड है और इसकी लिमिटेड है। इट शोज दैट आई एम ऑन द सैचुरेशन। बहुत पढ़ा लिया आज। कर्ता की अनलिमिटेड है और अदर्स की लिमिटेड है, ठीक है। इन सब में लिमिटेड ही है, ठीक है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इसमें कौन कर रहा है? ओनर। इसमें पार्टनर कौन से? जो एक्टिव है। जॉइंट हिंदू फैमिली में करता। इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और इसमें ठीक है। कंटिन्यूटी इसमें नो, इसमें भी नो, इसमें यस, लेकिन सब में कंडीशंस हैं, सब में कंडीशन है। मतलब बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है ना। एक पार्टनर के मरने पे तो चलो फिर भी एंटिटी बनी रहेगी, सारे मर जाएंगे तो खत्म होगी, तो सोल प्रोप्राइटर से बेटर है। अब कई बार ना क्वेश्चन क्या आता है कि विच फॉर्म इज बेस्ट, तो ये डिसीजन सिंपल, ये ओपन क्वेश्चन आएगा तो हम कोई भी फॉर्म को बेस्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप इन दोनों में से उन्होंने कहा पार्टनरशिप ज़्यादा अच्छी है। तो जो भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो अच्छी बोलने को कहें, क्वेश्चन जो भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी बोलने को कहें उसके मेरिट्स लिख देना और दूसरी वाली के डीमेरिट्स लिख देना। अगर क्रिटिकल एनालिसिस करने को बोले तो एक कॉलम बना के दोनों के मेरिट्स,
फिर एक कॉलम में दोनों के डीमेरिट्स और फिर कंक्लूजन। क्रिटिकल एनालिसिस करने को बोलें तो, ठीक है, कोई भी क्रिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस को इस तरह से करते हैं, ठीक है। अगर आपको बोले कंपेयर ऑन द फॉलोइंग बेसिस, तो जरूर बेसिस का कॉलम बनाना है, उसके बाद उन्हें कंपेयर कर देना है। तो इस तरह से 3 वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पूछा जाता है कि दिस फॉर्म इज बेटर देन दिस फॉर्म, ऐसे 2 फॉर्म्स, तो जिस फॉर्म को बेटर कह रहा है क्वेश्चन उसके मेरिट्स और दूसरी वाली के डीमेरिट्स। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस में आपने 2 फॉर्म का क्रिटिकल एनालिसिस करना है या किसी एक फॉर्म का भी क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो मेरिट्स, डीमेरिट्स, देन कंक्लूजन। अगर आपसे बोला जाए कि डिस्टिंग्विश ऑन द फॉलोइंग बेसिस, तो बेसिस का कॉलम जरूर बनाना है, या सिंपल डिस्टिंग्विश भी बोला जाए तो भी बेसिस का कॉलम जरूर बनाना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, गॉट इट। और ये सब बिजनेस स्टडीज में ही नहीं, ये हर जगह होगा। सो बाय दिस वे आवर चैप्टर फिनिश। थैंक यू सो मच। सो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट द चैनल, नोटिफिकेशन वगैरह सब कर देना।